हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, वरना ये एपिसोड आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर ही दिया करो यार, आप लोग नहीं करते। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नॉर्मली सी हाउ डेलिकेटेड और हैंडसम लगता था, लेकिन इस वक्त उसकी पूरी बॉडी एम्पर क्लैन के ब्लड से भीगी हुई थी। उसका टॉल स्लेंडर फिगर सिंबल्स से घिरा हुआ था और होली लाइट की वेव्स उसके इर्द गिर्द कंटिन्यूसली सर्च कर रही थी। उसकी फिस्ट ब्लड से भरी हुई थी। उस पंच ने वो उनके बॉडी को सीधे पेनिट्रेट कर दिया था। सी हाउ ने कामली अपना हाथ वापस निकाला। अगले ही पल वो उनकी बॉडी मिडर से बीच से नीचे गिर गई, लाइफलेस होकर। बैटलफील्ड पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। किसी ने सांस लेना तक की हिम्मत नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग सांस लेना भी भूल गए हों, क्योंकि अभी जो हुआ था वो हुई हिस्ट्री ब्रेकिंग था। सुओगू, किंग कुन, यूयू, वू कुन, 4 एम्परर क्लैन यंग एक्सपर्ट सब मर चुके थे। मतलब सभी के सभी मर चुके हैं, ठीक है, यानी एक साथ। और अगर पहले मरे हुए ची मैंग होंग स्कारलेट किंग के डिसेंडेंट को जोड़ दिया जाए तो सी हाउ 5 एम्परर क्लैन एक्सपर्ट्स को खुद के हाथों से ख़त्म कर चुका था। यानी कि रैपिडली थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है, ख़त्म कर चुके हैं। पिछले एपिसोड में देख चुके हैं हम लोग। ऐसा बैटल अकम्प्लिसमेंट हज़ारों सालों में भी कभी देखा नहीं गया था। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एरा डिफाइंग विक्ट्री थी। इंपीरियल पास के सिटी वॉल पर पहले सन्नाटा छा गया। फिर अचानक स्काई शेकिंग चीयर्स उठ उठे, मतलब चिल्लाने, यानी कि चीयर्स करने की आवाज़ें आने लगी। लोग चिल्लाने लगे। एक्साइटमेंट और इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। एक सिंगल पर्सन ने 4 एम्परर क्लैन को स्लॉटर कर दिया था। इंपीरियल पास हमेशा से ऑप्रेस्ड रहा था, हमेशा डिफेंड करता आया था ब्लड और लाइफ्स के प्राइस पर आज सी हाउ ने हिस्ट्री का फ्लो बदल दिया था। दूसरी साइड के लिए यह रिजल्ट बिटर और अनबियरेबल था। उनके लिए एम्परर क्लैन्स कभी हारते नहीं थे और आज 5 एम्परर क्लैन हीरोज एक के बाद एक गिर चुके थे। ये वही हुआंग है जो पहले हमारे वर्ल्ड में कैप्चर था, किसी ने कांपती आवाज़ में कहा। शॉकिंग भी था, गुस्सा भी था और सबसे ज़्यादा बात, डर भी दिख रहा था उसकी आंखों में। सी हाउ शांति से नीचे उतरा। उसके एक्सप्रेशन में कोई एक्साइटमेंट में नहीं थी। उसने कामली कॉप्स कलेक्ट किए, डेमोनिक बर्ड की बॉडी, जाइंट बीस्ट के रिमेन्स, ब्लड सॉकेट फेदर्स, ब्रिलियंस स्किल्स और हॉर्न्स, ये सब एम्परर क्लैन का फ्लैश था। नॉर्मली कोई सपने में भी टच करने की हिम्मत नहीं करता, और यहाँ एक यंगस्टर जैसा हंटिंग के बाद लूट कर कलेक्ट कर रहा हो, ऐसा था। नहीं वैसा थी, यानी मतलब नौजवान जैसे हंट करने के बाद वो करता है ना, मांस वांस सबको मतलब खाने वाने के लिए तैयार करता है, वैसे ही कर रहा था सी हाउ, ठीक है। यूयू का ह्यूमन बॉडी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन बाकी सब के रिमेन्स सी हाउ ने उठा लिए थे। अब खाने के लिए काफ़ी है, सी हाउ ने कैजुअली कहा। इस एक लाइन ने कई लोगों को और भी हिला दिया। अभी तक वो एक वॉर गॉड लग रहा था और अब वो एम्परर क्लैन्स का फूड की तरह देख रहा था। मतलब भुक करता है अपना, सी हाउ क्या बोलूँगा। इसी वक्त दूसरी साइड से एक लंबी रोर उठी, ग्रीफ और किलिंग इंटेंट के साथ। एम्परर क्लैन के साथ ज्यूड कल्टीवेटर्स गुस्से में फट रहे थे। जुड़े कल्टीवेटर्स फट रहे थे गुस्से में। उनकी किलिंग इंटेंट पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। सुप्रीम बिंग्स की आंखों में कोल्ड लाइट फ्लैश हुई। वो मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रेशर खुद में ही टेरिफाइंग था। इंपीरियल पास की तरफ मेंग तियानजेंग डैमेज्ड इमॉर्टल एंशिएंट फ्लैग वॉर फ्लैग पकड़े खड़ा था। उसके ऊपर 10 रेलम डायग्राम स्लोली रोटेट कर रहा था। अगर यहाँ सुप्रीम बिंग्स तक बैटल चली गई तो इंपीरियल पास के गिरने का मतलब एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन होता। इसी वक्त दूसरी साइड से एक यंगस्टर आगे आया, स्लेंडर बॉडी, ये था हेवनली स्पीयर पकड़े हुए, ठीक है। ये शायद तक उसका है ना एनलैंड का डिसेंडेंट शायद तक, ठीक है। ड्रैगन लाइक पर्सन सब था उसका, और ऐसा था जैसे सेंटर में हो। डिवाइन रिंग उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। ये वही था जो पहले सी हाउ को ओपनली चैलेंज कर चुका था। हाउ फेंग, सेल्फ रिलीज रियलम एम्परर क्लैन एक्सपर्ट, दूसरी साइड की यंगर जनरेशन का ट्रू लीडर था ये। जैसे इधर ना अभी के लिए मान के चलो सी हाउ है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वैसे ही फॉरेन साइड का ये है हाउ फेंग। तुम स्ट्रांग हो, उसने कहा, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अनराइवल्ड हो तो तुम अभी काफ़ी पीछे हो। सी हाउ ने उसकी तरफ देखा। आंखों में कोई फियर नहीं था, इसलिए सिर्फ क्योंकि तुम सेल्फ रिलीज रियलम में हो, सी हाउ ने ठंडे लहजे में कहा। वो आगे बढ़ा। बैटल इंटेंट फिर से राइज करने लगी। अगर फाइट चाहिए तो आ जाओ, मैं तुम्हें भी कट कर दूंगा। यह सुनकर कई लोग स्टन हो गए। सेल्फ सेवरिंग रियलम में होते हुए भी वो सेल्फ रिलीज रियलम के
एम्परर क्लैन को ओपनली चैलेंज कर रहा था। इसी वक्त स्काई में लाइटनिंग गैदर होने लगी। हेवनली ट्रेवल्यूशन सी हाउ ब्रेक थ्रू करने लगा, मतलब हेवनली ट्रेवल्यूशन आ रही है, ठीक है। सी हाउ सेल्फ रिलीज रेलम में अब ब्रेक थ्रू करना चाहता है, वो सेल्फ सेवरिंग रेलम में। तो उसके बाद आएगा अब पीक के बाद, अब कुछ समय बाद सी हाउ बन जाएगा, क्या बोलते हैं उसको यार, सुप्रीम बीइंग लेवल, है ना। यही ब्रेक थ्रू कर रहा था। वो हमेशा से सिर्फ रिलीज रेलम में जा सकता था, लेकिन अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। लेकिन हाउ फेंग के सामने वो यही ब्रेक थ्रू करना चाहता था। सुप्रीम बीइंग्स ने इमीडिएटली इंटरफेयर किया। हाउ फेंग पीछे हट जाओ, इस ट्रिब्यूशन में फंस गए तो नुकसान होगा। सच ये था कि वो डर रहे थे, अगर सी हाउ सेल्फ रिलीज रेलम में आ गया और फिर भी जीत गया तो एम्परर क्लैंस के पास कोई जवाब नहीं होता, उनकी पूरी तरह से बेइज्जती हो जाती। इसलिए हाउ फेंग को फोर्सफुली वापस बुलाया गया था। सी हाउ ने हंस दिया और उसने अपनी व्हील से हेवनली ट्रेवल्यूशन को स्टॉप कर दिया। लाइटनिंग डिसॉल्व हो गई। ये देखकर सबके दिल और भी कांप गए। अब हमारी बारी है, सी हाउ ने कहा। कौन आएगा? इसी के साथ एक एम्परर क्लैन सुप्रीम बीइंग आगे बढ़ा। मेंग तियानजेंग भी आगे आए। छोटी लड़ाई काफ़ी हो चुकी। उसने कहा, अब एक ही बैटल में फैसला कर लेते हैं। दूसरी साइड से जवाब आया, ठीक है। हमें दिखाया जाता है एम्परर क्लैन के एक सुप्रीम बीइंग ने यह बात इतनी आसानी से कही थी, मतलब सहमत हो जाना वाकई चौंकाने वाला था। लेकिन मेंग तियानजेंग की भौएं सिकुड़ गई, क्योंकि सामने दो सुप्रीम बीइंग में से सिर्फ एक ने सर हिलाया था, दूसरा बिल्कुल शांत और ऐसे ही खड़ा था, मतलब बिना किसी रिएक्शन के उदासीन खड़ा था, जैसे यह उससे जुड़ी बात हो ही नहीं। दूसरा एम्परर सुप्रीम बीइंग बोलता है, हमारी तरफ एक्सपर्ट्स की संख्या कम है, फिर हम तुम्हारे साथ डिसिसिव बैटल क्यों करें? मेंग तियानजेंग ठंडे लहजे में कहता है, तो फिर एक एक करके लड़ेंगे। जो भी मुझसे आगे निकल पाएगा मैं उसे नहीं रोकूंगा। वैसे भी अकेले सबको रोकने की मेरी हिम्मत नहीं है। उसका इरादा साफ था, पहले वह अकेले सामने वाली तरफ को रोकेगा और सुप्रीम बीइंग्स से 1-on-1 बैटल करेगा। भाई क्या घेर के मारो ना यार उन लोगों को, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? मुझे क्या करना है यार, ठीक है। दूसरा एम्परर क्लैन का सुप्रीम बीइंग कहता है, ठीक है, इंपीरियल पास को एक मौका दिया जाएगा। जब तुम दोनों आमने सामने होगे तो दोनों तरफ के सुप्रीम बीइंग्स की संख्या से मुकाबला करेंगे, यानी सेम संख्या से, क्रम से, यानी कि एक के बाद एक आएंगे ऐसा, ठीक है। संख्या के बल पर दबाने का कोई सहारा नहीं लिया जाएगा। हाँ देखो, एक बात है ना, ये हो रहा है, इसका मतलब कि एम्परर सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि एम्परर क्लैन के पास लोग तो ज़्यादा थे, लेकिन इंपीरियल पास के पास इमॉर्टल आर्टिफैक्ट का एडवांटेज था। मेंग तियानजेंग ने अपने पीछे खड़े लोगों को देखा और हल्की से सांस छोड़ी। उनकी तरफ लोग कम थे, फिर भी एंगल ने उन्हें एडवांटेज नहीं दिया था, न्यूमेरिकल एडवांटेज नहीं दिया था, ठीक है। मेंग तियानजेंग ने पूछा, क्या इमॉर्टल आर्टिफैक्ट यूज होगा, मतलब वही फाइट में यूज़ करेंगे कि नहीं, ठीक है। सेकंड सुप्रीम बीइंग ने जवाब दिया, फेयरनेस के लिए इमॉर्टल आर्टिफैक्ट नहीं, अगर दोनों तरफ एग्री करे तब अलग बात है। पीछे खड़ी जिन तैजून का एक्सप्रेशन बदल गया। अब बात सुप्रीम बीइंग्स के डायरेक्टली टकराने की थी। उनकी तरफ लोग कम थे, इसका मतलब था हर एक को लड़ना पड़ेगा। इमॉर्टल वैंग ने शांत लहजे में सर हिला दिया। बाकी सुप्रीम बीइंग्स भी मान गए। डिसीजन फाइनल हो चुका था। मेंग तियानजेन आगे बढ़कर एम्परर क्लैन के सुप्रीम बीइंग के सामने बैठ गया। दोनों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा था, हाँ बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ये कोई नॉर्मल बैठक नहीं थी, ये था ग्रेट दाव का बैठकर कॉन्सेंट्रेशन करना, मतलब ये दाव के जरिए लड़ाई करना, ठीक है, ऐसा था। ब्लैक और वाइट दाव एनर्जी से फैलने लगी और यिन यान की सबसे पावरफुल मूल शक्तियाँ नहीं वही यार, मेन यानी कि उसकी वो ना डेप्थ वाली पावर। देखने में ये चेस्ट बोर्ड जैसा लग रहा था, लेकिन असल में ये लाइफ और डेथ का बैटलफील्ड था। ये वेपन से लड़ने वाली फाइट नहीं थी, ये नेचुरल लॉस को डिराइव करने की जंग थी, और ये और भी ज़्यादा डेंजरस थी। हेवन एंड अर्थ के खुलने से पहले एंडलेस रेवोल्यूशन थी। उसने उंगली आगे बढ़ाई, दाव से बना एक पीस आगे गया और एक रेवोल्यूशन फ्लावर का आकार ले लिया। एम्परर क्लैन सुप्रीम बीइंग ने कहा, रेवोल्यूशन फ्लावर ब्लूम होता है और एंडलेस कैलेमिटी शुरू होती है। ये मतलब जब फूल खिलता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ऐसा है, ठीक है। मेंग तियानजेंग ने शांत लहजे में कहा, दुनिया की 80,000 पीढ़ियाँ, मतलब वही पीढ़ियाँ बदलो और रेवोल्यूशन को के पार जाओ। उसकी उंगली से दाव सिंबल्स निकले। एक पीस घूमता हुआ आगे बढ़ा। रेवोल्यूशन फ्लावर देखने में
सॉफ्ट था, लेकिन उसके अंदर पूरा मॉर्टल वर्ल्ड बना हुआ था। मेंग तियानजिन का पीस टूट गया। उसके अंदर से एक डिवाइन एप निकला जो उस वर्ल्ड के अंदर खुद रेवोल्यूशन फेस करने लगा। दोनों सुप्रीम बींग्स जैसे नया हेवन एंड अर्थ बना रहे हों वैसा सीन चल रहा था। एम्परर क्लैन सुप्रीम बींग ने फिर हाथ उठाया। एक एंशिएंट सिंबल निकला जो एम्परर क्लैन के सुप्रीम इनहेरिटेंस का था। ठीक है, मेंग तियानजिन ने इम्पेरिसिबल स्क्रिप्चर का सिंबल से जवाब दिया। दाव का टकराव और तेज हो गया और मतलब एम्परर क्लैन के एक सुप्रीम बींग ने पूछा, अब कौन पहले लड़ेगा? फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होने वाला ही था। एक सुप्रीम बींग आगे आया। उसके इर्द गिर्द हैवी दाव और फैले हुई थी। फॉरेन सुप्रीम बींग ने कहा, कौन मुझसे लड़ेगा? जिन ताइजून ने पूछा, कौन जाएगा? इमोर्टल वॉइंग ने कहा, यह पहला है, सबसे स्ट्रांग नहीं। जिन दाव फ्रेंड, तुम्हें जाना चाहिए। मतलब फंसा दिया जिन ताइजून को। ठीक है, मतलब क्लियर था, पहला राउंड वीकेस्ट को लेना होगा। जिन ताइजून ने कहा, ठीक है मैं जाती हूँ। फॉरेन सुप्रीम बींग ने ताना मारा, तुम्हारा मन अनस्टेबल है, शायद यही मर जाओगी। जिन ताइजून ने डांट कर कहा, बकवास बंद करो। हमें दिखाया जाता है लड़ाई शुरू हुई। सीक्रेट टेक्निक्स और प्रीशियस आर्ट्स का फुल ऑन डिस्प्ले हुआ, मतलब वही अपीयर हुए, यानी अटैक्स चालू किए। सुप्रीम बींग कमज़ोर नहीं होते, वो मॉर्टल दाव की लिमिट होते हैं। जिन ताइजून ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आखिरकार वो पीछे रह गई। पर एक पाम स्ट्राइक ने उसे स्पेस के पार भेज दिया। उसका खून गिरते ही एक स्टार रीजन डिस्ट्रॉय हो गया। गिरते ही एक स्टार रीजन डिस्ट्रॉय हो गया, पता नहीं। ठीक है, इसी मोमेंट पर मेंग तियानजिन ने दाव चेसबोर्ड फैला दिया। ये जिन ताइजून को बचाने के लिए था। एम्परर क्लैन को सुप्रीम बींग ने ठंडे लहजे में कहा, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो गए। प्रेशर और बढ़ गया। आखिर जिन ताइजून को वापस भेज दिया गया। वो जिंदा बच गई थी। तब इमोर्टल वैंग ने कहा, ये राउंड हम हार गए। वो आगे आया और जिन ताइजून को प्रोटेक्ट किया। फॉरेन सुप्रीम बींग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी भी मैच्योर नहीं है। उसे जल्दी नहीं थी, ये या उसे कहे कि यकीन था कि एंड में सब खत्म होंगे। इमोर्टल वैंग ने तब कहा, अब कौन मुझसे लड़ेगा? एक सुंदर लेकिन ठंडी औरत आगे आई। दोनों आउटर स्पेस में जाकर लड़ने लगे। नीचे यंग कल्टिवेटर्स रेस्टलेस हो गए। उनकी नज़र इंपीरियल पास पर शिकार जैसी थी, खड़ी शिकारी जैसी, वही था। ठीक है, फॉरेन सेट देख रहे तूने। एक फॉरेन यूथ ने प्रवोक किया, लेकिन सी ने जानबूझकर बचा। सी हाउ से जानबूझकर बचा। एक मिनट ना। एक फॉरेन यूथ ने प्रवोक किया, लेकिन सी हाउ से जानबूझकर बचा, यानी सी हाउ को छोड़ दिया उसने। ठीक है, तुम्हें प्रवोक नहीं करेंगे, ऐसा था। सी आगे आया और बोला, मैं लड़ूंगा। कुछ लोग हंसी उड़ाने लगे और एक साथ उस पर टूट पड़े। सी ने शांत लहजे में कहा, डुअल पीपल्स ने कभी हार नहीं देखी। उसकी आंखें बदली। प्राइमल केओस की लाइट फैल गई। उसकी आंखों से दाव स्वॉर्ड्स निकली। उन्होंने आसपास में कॉलिजन किया और सीधे सामने बढ़ने लगे। और कुछ ही पल में जो भी सामने आया, सबके सर अलग हो चुके थे। प्रिमोडियल स्पिरिट तक डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ड्यूअल पीपल्स ने एक बार फिर साबित कर दिया था, ये कोई नॉर्मल पावर नहीं थी। गाइस, ये चैप्टर थोड़ा इधर उधर हो गया और माफ़ करना, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, क्या इधर ना थोड़ा सा वो लोचा हो गया, इस वजह से मैं बना रहा हूँ। एक मिनट ना, अब चैप्टर्स थोड़े अच्छे से आएंगे। ठीक है, हमें दिखाया जाता है कि डुअल पीपल्स ने हेवन एंड अर्थ को एक साथ खोल दिया। सी की आंखों से निकली प्राइमल कोयोस एनर्जी ने पूरे बैटलफील्ड का बैलेंस बदल दिया। इस एक ही अटैक के अंदर कई किंग क्लैन के एक्सपर्ट सीधे खत्म हो गए। उनके हेडलेस बॉडी ज़मीन पर गिर पड़े और ब्लड हर तरफ फैल गया। ये सीन इतना शॉकिंग था कि कुछ पल के लिए पूरा बैटलफील्ड बिल्कुल शांत हो गया। सी बैटलफील्ड के नीचे खड़ा था। उसकी ब्लैक बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से निकली हुई नज़र खुद में एक प्रेशर बन चुकी थी। उसकी आंखों के अंदर सर्कल जैसे लेयर थी। यही थी ड्यूअल पीपल्स, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए टेरिफाइंग लाइट बीम्स रिलीज कर रहे थे। इससे पहले एनिमी साइड में कोई भी सीई को जानता तक नहीं था। उसका नाम, उसकी पहचान, सब कुछ अननोन था। लेकिन आज के बाद ये नाम उनके दिमाग में परमानेंटली छप चुका था। इसे भूल पाना उनके लिए इम्पॉसिबल बन चुका था। जो दो स्वॉर्ड्स उसकी आंखों से निकली थी, अब वो डिवाइन रेडियंस में कंप्रेस होकर वापस उसकी आंखों में चली गई। साथ ही प्राइमल कोयोस एनर्जी भी उसकी
आंखों के अंदर वापस चली गई और उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा डीप और लगने लगी, ठीक है। ये देखकर हर कोई सेकेंड था, सिर्फ डुअल पीपल्स और उन्हीं से निकली 2 गॉड किलिंग स्वॉर्ड्स ने किंग क्लैंस के डिफेंस को सीधे तोड़ दिया था। ये स्वॉर्ड इतनी साफ थी कि किसी के पास उनके खिलाफ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। हर कोई अपने दिल के अंदर एक ही इंस्टिंक्ट फियर महसूस कर रहा था। एनिमी कल्टिवेटर पूछते हैं तुम कौन हो, चिल्लाकर, ठीक है, चिल्लाते हैं कि तुम कौन हो। दूर से एक आवाज़ आई। ये पहली बार था जब एनिमी साइड ने सीई को सीरियसली देखा था। सब सिर्फ कुछ पल पहले तक जैसे इग्नोर कर रहे थे। उसी ने ब्लिंक ऑफ आई में कई वेल नोइंग किंग क्लैन एक्सपर्ट को मार दिया था। अब सीई बैटलफील्ड का एब्सोल्यूट सेंटर बन चुका था। सीई काम वॉइस में कहता है सीई। उसने ये नाम कैजुअली लिया था, बिना किसी घमंड के, ना एक्साइटमेंट ना कोई इमोशन। उसके लिए यह कोई अचीवमेंट नहीं थे। उसके बिलीफ में ड्यूअल पीपल्स कभी हारे ही नहीं थे। इस ब्लड लाइन की इनहेरिटेंस में आई टेक्निक अनमैच्ड थी और उनका कोई इक्वल हो ही नहीं सकता था, होना ही नहीं चाहिए था। ये बिलीफ उसकी सोल में जड़ की तरह जम चुकी थी। एनिमी कल्टिवेटर मॉकिंग टोन में कहते हैं सी कभी सुना ही नहीं। एनिमी साइड में कई लोग कंफ्यूज्ड थे। नाम अनफेमिलियर था, कोई रिकॉर्ड, कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ वो बिल्कुल रियल थी। एनिमी यंग एक्सपर्ट अननोन होने के बावजूद लगता है तुम्हारे पीछे कुछ वेट है। कुछ किंग क्लैन के लोग जानते हुए भी उसे डेलिबरेट कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी एरोगेंस अभी भी जिंदा थी। इंपीरियल पास के सिटी वॉल पर लोग एक्साइटेड हो चुके थे। डुअल पीपल्स वाला फील टेरिफाइंग निकलेगा, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। 2 स्वॉर्ड सिर्फ आंखों से निकल कर इतना बड़ा स्लॉटर कर देना, ये एक इंसेंट बैटल फील्ड थी। जब एनिमी साइड ने इस फियर को लाइटली लेना शुरू किया तो इंपीरियल पास के लोगों ने तुरंत रिएक्ट किया। इंपीरियल पास कल्टिवेटर ड्यूअल पीपल्स के बारे में नहीं जानते। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि तुम इग्नोरेंट हो, यानी वही तो ताना दे रहे हैं, ठीक है। एनिमी साइड में कुछ हंस पड़े, ठीक है। एनिमी कल्टिवेटर्स ने कहा डुअल पीपल्स एक फाइट जीत ली तो खुद को वर्ल्ड के ऊपर समझने लगे हो। अपने आप को हुआंग समझने की गलती मत करना। उनके लिए हुआंग एक अलग ही लेवल का डर बन चुका था। सी को वो सिर्फ उसके साथ कंपेयर करके नीचे दिखाना चाहते थे। एनिमी कल्टिवेटर ने कहा डुअल पीपल्स होने का क्या फ़ायदा, तो हमारे क्लैंस एक्शन लेंगे तो ये भी मरेगा। इसी बीच काओ यूसेंग से रहा नहीं गया। काओ यूसेंग ने लाउडली कहा तुम डुअल पीपल्स को नहीं जानते तो सुन लो, वो हुआंग नहीं है लेकिन हुआंग का एल्डर ब्रदर है। जैसे ही ये सेंटेंस बोला गया एनिमी साइड पर पूरी तरह से फ्रीज हो गए। हुआंग का ओल्डर ब्रदर, ब्लड ब्रदर। कुछ लोग जो अभी बोल रहे थे अचानक चुप हो गए। हुआंग ने जो मेंटल प्रेशर उन पर डाला था वो अभी भी उनके दिमाग में जिंदा था और अब उसका एल्डर ब्रदर एम्परर क्लैन तक सीरियस हो गए। वो ब्लड लाइन इनहेरिटेंस पर बिलीव करते थे। अगर हुआंग इतना टेरिफाइंग था तो उसका बड़ा भाई सीई को अब कोई लाइटली नहीं ले रहा था। मतलब उसका बड़ा भाई कितना होगा, ठीक है। एनिमी डिसाइपल ने कोल्ड वॉइस में कहा हुआंग का ओल्डर ब्रदर, मैं तुमसे डिसिसिव बैटल चाहता हूँ। ये सुओ मिंग था, सुओ गू का छोटा भाई। हुआंग ने सुओ गू को मारा था। सुओ मिंग जानता था कि वो हुआंग का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने टारगेट बदलकर सी को रखा था। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली टेंस हो गई। इसी वक्त एक्साइल्ड इमोर्टल काम वॉइस में कहता है लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। सब शौक में हो गए। बोलने वाला सी नहीं था। सू मिंग गुस्सा हो गया और कहा मैं हुआंग के ओल्डर ब्रदर को चैलेंज करना चाहता हूँ। तुम कौन हो? एक्साइड इमोर्टल ने कहा हुआंग का ओल्डर ब्रदर। एनिमी साइड ब्लैंक हो गई। एक और, मतलब उसी ने कहा था कि एक्साइड इमोर्टल ने कि मैं हुआंग के एल्डर ब्रदर हूँ करके उसने भी बोल दिया। एक और। इसी बीच 10 क्राउन किंग भी आगे बढ़ा। हर स्टेप के नीचे ग्रेट दाव सिंबल्स अपीयर हो रहे थे। उसकी प्रेजेंस एक इंपीरियल मोनार्च जैसी थी। 10 क्राउन किंग कहता है हुआंग का ओल्डर ब्रदर। अब तो एनिमी साइड का पेशेंस टूट गया। इंपीरियल पास में लोग हंस पड़े। सुओमिंग गुस्से में गरजा। सुओमिंग कहता है कौन से एल्डर ब्रदर या यंगर ब्रदर, लड़ने की हिम्मत है या नहीं, सामने आओ। इसी पल सी एक्साइल्ड इमोर्टल और 10 क्राउन किंग तीनों ने एक साथ मूव किया। 10 क्राउन किंग ने वर्ल्ड ट्री सैपलिंग उठाया और बिना किसी टेक्निक के सीधे स्मैश कर दिया। ग्रेट दाव सिंबल्स का समुंदर फूट पड़ा। सुओमिंग सीधे ब्लास्ट होकर पीछे गिरा।
उसके बाद बैटलफील्ड पूरी तरह एक्सप्लोड हो गई। ग्रेट फूट वो लिटिल स्काई किंग लैन सियान दाविस्ट कीगू सब चार्ज कर गए, सब एक साथ अटैक कर लिए। ठीक है, लिटिल हेवनली ऑन्ट ने कहा हुआंग का ओल्डर ब्रदर आ रहा है। लूनर जेट रैबिट ने कहा हुआंग की ओल्डर सिस्टर भी आ रही है। एनिमी साइड समझ चुकी थी, ये उनका मजाक बना रहे हैं। इसी बीच सीहा आगे बढ़ा, उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, कोल्ड किलिंग इंटेंट, और उसी पर पूरा बैटलफील्ड एक ग्रेट कैओटिक बैटल में बदल गया। इसके बाद की वीडियो यार मैं भी रिकॉर्ड करूँ शाम को 7 बजे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी रात के 9 साढ़े 8 बजे तक मिल जाएगी। तो यार क्या बताओ भाई, अभी मतलब हालत बहुत ख़राब है यार, अभी काम से आ रहा हूँ मैं, पता सुबह से गया था मैं। ठीक है, चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, अरे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, सी हाउ का टारगेट फिलहा हाउ फैंग था, जो इस वक्त उसी की तरफ देख रहा था। ये सिर्फ सेल्फ रिलीफ रेलम लेवल एम्परर क्लैन का मेंबर था, जो हर तरह के मेथड्स से अफेक्ट नहीं होता था, और जिसके पास दाव लाव इम्यूनिटी थी। ग्रेट डेजर्ट का ये सबसे डेंजरस यंगस्टर माना जाता था। मतलब ऐसा था, नॉर्मल टेक्निक्स ने इसके ऊपर काम नहीं करते थे, ऐसा था। ठीक है, दोनों ने तुरंत बैटल शुरू नहीं की, बस आमने सामने खड़े रहे। उनके बीच का एरिया डिवाइन लाइट से भर गया। सुओमिंग गुस्से में बोलता है कि अपनी लाइफ दे दो। एम्परर क्लैन का मेंबर होने के बावजूद पहले उसका ह्यूमिलिएशन हुआ, और ऊपर से उस पर प्रीशियस ट्री का अटैक। ये बात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन अगले ही पल और भी हार्ड निकला। 10 क्राउन किंग रुकने वाला नहीं था। उसके हाथ में वर्ल्ड ट्री सैपलिंग थी। ठीक है, और उसके प्रेजेंस ही इतनी डेंजरस थी कि वो पूरी तरह एक विशियस बैटल के लिए रेडी था। वर्ल्ड ट्री सैपलिंग के स्वेप में आसपास के कई किंग क्लैन के मेंबर से सीधे घिर गए, हड्डी और मांस तक टूट गए। सुओगू को भी एक और हिट लगा, और वो लड़खड़ा कर पीछे हट गया। इसी बीच एक्साइल्ड इमोर्टल आगे आता है। उसका हाथ में एक हॉर्न था, दिखता सिंपल था और पुराना, लेकिन उसके अंदर छुपी किलिंग इंटेंट ने पूरे बैटलफील्ड का माहौल बदल दिया। जैसे ही उस हॉर्न की पावर निकली, आसपास का स्पेस हिल गया। नर्डी फ्रोजन कल्टीवेटर्स जो 30 आसपास थे, फ्रीज हो गए। कुछ तो वही के वही खत्म भी हो गए। ये हॉर्न ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज तोड़ सकता हो। जब यह स्काई पर गिरता, कुछ लोग सीधे प्रेशर में क्रश हो जाते, यहाँ तक कि एम्परर क्लैन के मेंबर भी इसे डायरेक्टली फेस करने की हिम्मत नहीं कर पाए। सुओगू को पहली बार रिस्ट्रेनिंग डर का महसूस हुआ, क्योंकि ये हॉर्न सच में डेंजरस था। दूर से लिटिल हेवनली एंड चीखता है, वो इमोशनल हो जाती है। थोड़ी खुशी और दुख उदासी के साथ ये हॉर्न उसके ही रेस का था, हेवनली हॉर्न एंड का, मतलब उसी का था। ठीक है, ये एक सेक्रेट ट्रेजर था जिसकी पावर इमेजिनेशन से परे थी। एक्साइल्ड इमोर्टल ने पहला इमोर्टल एंशिएंट रिमेन्स में हेवनली हॉर्न एंड का इनहेरिटेंस लिया था, और इसी के साथ ये हॉर्न भी मिला था उसे। एक बैटल एकदम खुल चुकी थी। ठीक है, एक्साइल्ड इमोर्टल और 10 क्राउन किंग दोनों ग्रेट वॉरियर्स थे एक साथ, और एलूफ दूसरा इंपीरियल मोनार्च जैसा, एक एलूफ था। ठीक है, और दूसरा इंपीरियल मोनार्च जैसा था, जैसे डोमिनेंस कर रहे थे। एक साथ जब ये एक्शन में आए तो बिल्कुल रूथलेस निकले। 10 क्राउन किंग आगे बढ़ता है, एक पंच में एक एनिमी हवा में उड़ जाता है, और ब्लड हवा में फैल जाती है। वर्ल्ड ट्री सैपलिंग फिर घूमती है। सुओमिंग दोबारा पीछे हटता है। लिप्स के सेंटर से खून बह रहा था, उसके मतलब कॉर्नर से। 10 क्राउन किंग उसके पीछे चेस करता है। पूरी डोमिनेंस के साथ एक्साइल्ड इमोर्टल आगे कंटिन्यू करता है। उसके पीछे ट्रू फिनिक्स के विंग्स निकलते हैं, वो स्काई में उड़ता है। हॉर्न घूमती है जैसे हेवन एंड अर्थ को स्प्लिट कर रही हो। ओपोनेंट का फेस बदल जाता है। कुछ लोग सीधे ब्लडी मिस्ट में बदल जाते हैं। न बॉडी बचती है, न हड्डी, न प्रीमोडियल स्पिरिट। अब ये 1-on-1 बैटल नहीं रही, ये एक कैओटिक बैटलफील्ड बन चुकी थी। 10 क्राउन किंग और एक्साइल्ड इमोर्टल अपने सबसे पावरफुल ट्रेजर यूज कर रहे थे। ये दोनों फोर्स में बन चुके थे, मतलब ये एक अलायंस की तरह। ठीक है, एक बार तू एक बार मैं, जो एम्परर क्लैन्स तक से टकरा रहे थे। इस सिचुएशन में कोई भी लंबी स्ट्रेटेजिकल फाइट नहीं चाहता था, सब बस जल्दी से जल्दी एनिमीज को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए वर्ल्ड ट्री और हेवनली हॉर्न जहां से गुजरते
वहाँ सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता। सीई के आसपास अब कोई एम्परर क्लैन का मेंबर नहीं बचा था। उसकी आंखें सिकुड़ती है, मल्टी कलर्ड लाइट निकलती है, वॉइड में ग्रेड द सिंबल्स अपीयर होके घूमने लगते हैं। उसकी आंखों से दो स्वॉट्स निकलती हैं, वो एनिमीज की तरफ जाती हैं। ब्लड इधर उधर फैल जाता है, सीन और भी डेंजरस हो जाता है। सी पूरी तरफ फाइट मोड में आ चुका था। उसकी आंखें खुलती बंद होती और हर बार स्वॉर्ड लाइट निकलती, हेवन एंड अर्थ तक हिल जाते हैं। इसी बीच हाउ फेंग चिल्लाता है, वो बोलता है, क्या तुम सब मरना चाहते हो? उसे पहले ऑर्डर दिया गया था कि वो रेकलेस ना हो, हुआंग के साथ डिसिसिव बैटल ना करे, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाया। उसका टारगेट सिर्फ एक ही था, हुआंग। दोनों साइड्स टकरा जाती हैं। ये सिर्फ पावर का क्लैश नहीं था, ये मैजिकल फोर्स इम्यूनिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट था। दाव लॉज यहाँ काम नहीं कर रहे थे। सी हाउ के पास लाइटनिंग इकट्ठा होने लगते, मतलब दोनों आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, अभी थोड़े टकरा रहे थे। वो ट्रेवल्यूशन क्रॉस करना चाहता था। सेल्फ सेवरिंग से सेल्फ रिलीव रेलम में एंटर करते हुए हाउ फेंग को खत्म करना चाहता था, लेकिन हाउ फेंग भी वीक नहीं था। वो एम्परर क्लैन का सेल्फ रिलीव रेलम एक्सपर्ट था, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं हराया था। बैटल के दौरान सी हाउ एक मोमेंट के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है। उसका पंच साइड में जाता है, जहाँ कुछ यंगस्टर्स डायरेक्टली खत्म हो जाते हैं। ये सब इसलिए था ताकि ग्रेट वूट वो दाविस्ट कीगू और बाकी लोग सेफ रहे। इंपीरियल पास साइड के लोग इमोशनली भरे हुए थे। इंपीरियल साइड के लोग ठीक है भरे हुए थे, लेकिन स्ट्रेंथ में पीछे थे। इसलिए सी हाउ क्रूशियली मोमेंट में आगे बढ़ता है, एनिमी को फोर्स बैक कर देता है, मतलब ठीक है, यानी कि कवर कर रहा है वो, यानी वैसे समझ लो यार। ठीक है, अभी थोड़ा सा फाइट को इधर उधर मतलब शॉर्ट में इसने एक्सप्लेन किया है राइटर ने। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। एंडलेन के साथ पुरानी फाइट के बाद जो एक्सपीरियंस मिला था, उसने सी हाउ के बैटल अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। सी हाउ जोर से बोलता है, विड्रॉ। काई फेंग, गोल्डन एंड और बाकी लोग पीछे हटने लगते हैं। वो नहीं चाहता था कि 9 हेवेंस के यंगस्टर्स एक एक करके मर जाए। फिर सी हाउ खुद आगे बढ़ता है। लाइटनिंग और थंडर उसके साथ चलते रहते हैं। ये हेवनली ट्रेवल्यूशन थी। हाउ फेंग आगे आता है, बोलता है, आज मैं तुम्हें खत्म करूंगा। वो चाहता था कि सी हाउ सेल्फ रिलीज रेलम में प्रॉपरली स्टेबलाइज ना हो पाए, यानी अनस्टेबल रहे उसकी पावर। ठीक है, सी हाउ उस वक्त एक ह्यूमनॉइड ट्रू ड्रैगन जैसा लग रहा था। उसके पंचेस से फॉरेन कल्टिवेटर्स कंटिन्यूसली मारे जा रहे थे। एग्जाइल्ड इमॉर्टल 10 क्राउन किंग और सीजे तीनों अपने अपने साइड के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे और बैटलफील्ड और भी डेंजरस होती जा रही थी। इसी बीच फुओमिंग के साथ सबसे बड़ा रिजल्ट निकला। 10 क्राउन किंग का अटैक, एग्जाइल्ड इमॉर्टल का हॉर्न और सीई की स्वॉर्ड तीनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। एक और एम्परर क्लैन के मेंबर मर चुका था। बैटल और भी ब्रूटल हो जाती है। इंपीरियल पास के यंगस्टर्स के लिए सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। इंपीरियल पास के लिए ठीक है खराब हो जाती है। ब्लड पूरे बैटल फील्ड को रंग देता है। ये एक ग्रेट एरा का सबसे डेंजरस बैटल बन चुका था। मेरे भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मर वो लोग रहे हैं तो इनके लिए डेंजर कैसे बन गया? खैर मुझे क्या करना है यार। अच्छा अभी इधर क्लियर होता, ठीक है। हमें दिखाया जाता है इंपीरियल पास के साइड के कुछ और भी मेंबर्स गिर चुके थे। दूसरी तरफ के यंगस्टर्स की आंखें लाल हो चुकी थी। वो बिल्कुल पागलों जैसे अटैक कर रहे थे। डेजर्ट का सीन बहुत ही क्रूअल हो चुका था। हर तरफ मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हवा में घूम रहे थे। वेपन्स बार बार टूट रहे थे। ब्लड चारों तरफ उड़ रहा था। बॉडीज लगातार गिर रही थी। ये पूरा बैटल फील्ड एक खुला मैसेकर बन चुका था। इंपीरियल पास के साइड से एक पर्सन जोर से बोलता है कि अब रिट्रीट करना पड़ेगा। इस बैटल को और कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था। स्ट्रेंथ के मामले में वो क्लियरली पीछे थे। इसी वक्त दूसरी तरफ से एक सेल्फ रिलीज रेलम के पीक पर पहुंचा हुआ कल्टिवेटर आगे बढ़ता है। उसका टारगेट सीधा 10 क्राउन किंग होता है। वो बोलता है, प्रीशियस ट्री होल्डर को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी किलिंग इंटेंट इतनी स्ट्रांग थी कि आसपास के लोग भी फ्रीज हो रहे थे। वो क्लियरली सुप्रीम बीइंग लेवल के बिल्कुल करीब था और पूरी पावर के साथ आगे बढ़ रहा था। अच्छा हाँ, सेल्फ रिलीज रेलम पर वो ठीक है ना, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था वो। 10 क्राउन किंग और एग्जाइल्ड इमॉर्टल एक साथ खड़े होते हैं। दोनों अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं। वर्ल्ड ट्री सैपलिंग अपनी डिवाइन लाइट छोड़ता है और पूरी स्काई प्रेशर से भर जाती है। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्री था, लेकिन इसमें ग्रेट दाव का सप्रेशन था। इसकी प्रेजेंस ही एनिमीज पर हैवी पड़ रही थी। इसी
के साथ एग्जाइल्ड इमॉर्टल के हाथ में जो हेवनली हॉर्न एंड का हॉर्न था वो भी अपनी पावर दिखाता है। ये हॉर्न किसी नॉर्मल क्रिएचर का नहीं था बल्कि एक ट्रू इमॉर्टल से जुड़ा हुआ सीक्रेट ट्रेजर था। इसकी पावर डायरेक्ट सब मेथड्स को तोड़ने वाली थी। सेल्फ रिलीज रेलम के पीक का वो कल्टिवेटर चाहकर भी सीधे सामना नहीं कर पाता, उसे रिट्रीट करना पड़ता है क्योंकि वर्ल्ड ट्री और हॉर्न एक साथ फेस करना सुसाइड के बराबर था। इसी वजह से सुओ मिंग मारा गया था। पहले वर्ल्ड ट्री ने उसे सीरियसली इंजर्ड किया, फिर हॉर्न ने उसकी बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी। दूर से एक स्क्रीम सुनाई देती है। तुओगु यूलान पर एक सिल्वर वॉर स्पीयर आकर लगता है। वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर दूर जाकर गिरता है जमीन में। उसका अपर बॉडी ब्लास्ट हो चुका था और वो ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन में पहुंच जाता है। उसी डायरेक्शन में वही फैमिली की 4 फिनिक्सेस में से एक लड़की चीख कर आगे बढ़ती है, लेकिन तभी स्काई से एक ग्रीन डिवाइन एरो आता है जिसमें हेवन के सिंबल्स चमक रहे थे। वो एरो इतना पावरफुल था कि स्पेस तक क्रैक हो रहा था। लड़की अपनी फ्लेम फिनिक्स प्रोटेक्शन एक्टिवेट करती है, लेकिन वो इनफ नहीं होता। एरो सीधे उसके चेस्ट को पियर्स करती है, उसकी बॉडी वहीं ब्लास्ट हो जाती है, ब्लड डेजर्ट में फैल जाता है। वही फैमिली की एक और फिनिक्स वही मर जाती है, साथ एक और मर चुकी है ना, वो एक 4 फिनिक्स एक मर चुकी है। तुओगु यूलान ये देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है। आधे बॉडी के साथ वो भी आगे घसीटते हुए बढ़ता है। वो लड़की उसकी फियांसे थी। शादी की मतलब वही शादी की बात शुरू हुई थी और अब सब खत्म हो चुका था। वही फैमिली की बची हुई 3 फिनिक्स की आंखें भी लाल हो जाती हैं। वो भी आगे बढ़ने लगती है। तभी सी उन्हें रोकता है। उसके ड्यूअल पीपल्स एक साथ डोमेन बना देते हैं। सी बोलता है अभी आगे बढ़ना मतलब सीधे मौत का मुकाबला करना है। वो उन्हें बचाना चाहता था क्योंकि इंपीरियल पास इस वक्त क्लियरली डिसएडवांटेज में था। 10 क्राउन किंग और एग्जाइल इमॉर्टल भी पीछे हटना शुरू कर देते हैं, रेयर कवर देते हुए, मतलब ही सडन अटैक से। ठीक है, दूसरी तरफ के पीक सेल्फ रिलीज रेलम के मल्टीपल एक्सपर्ट्स चिल्लाते हैं कि प्रीशियस ट्री और हॉर्न दोनों को यही छोड़ दो और 1-on-1 बैटल करो, यानी उकसा रहे हैं कुल मिलाकर। ठीक है, 10 क्राउन किंग ठंडे टोन में बोलता है इतने लोग सबको एक एक करके मारना मुश्किल हो रहा है। इसी वक्त एक और डेंजरस प्रेजेंस बैटल फील्ड में अपीयर होती है। एक कल्टिवेटर जिसके हाथ में ट्राइडेंट होता है आगे बढ़ता है। उसकी ऑरा पूरे डेजर्ट को कवर कर लेती है। ये ट्राइडेंट सुप्रीम बीइंग आर्टिफैक्ट के बहुत करीब था। सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही सन एंड मून और स्टार्स तक हिल जाते हैं। 10 क्राउन किंग और एक्साइल्ड इमॉर्टल फिर से साथ में अटैक करते हैं। वर्ल्ड ट्री और हॉन्ट दोनों स्काई की तरफ उठते हैं, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को सीधे फेस करते हुए। हेवन एंड अर्थ के बीच लाइटनिंग और प्रेशर एक साथ एक्सप्लोड हो जाते हैं। इसी बीच एक आर्चर दूर से लगातार एरोस छोड़ रहा था। सीक्रेट एकेडमी का ये एक एरो लगते ही वही मर जाता है। उसके बाद लान ध्यान भी हिट होती है, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन परफेक्ट एंशिएंट सीड उसकी लाइफ बचा लेती है। आर्चर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इंपीरियल पास के सब लोग फोर्स रिट्रीट करते हैं, मतलब वही फोर्सफुली पीछे धकेले जा रहे थे। ठीक है, ये बैटल दोनों साइड के लिए बहुत कॉस्टली होती है। एम्परर क्लैन के भी के मेंबर्स मरते हैं और 9 हेवेंस के भी इम्पोर्टेंट यंगस्टर्स गिर जाते हैं। रिट्रीट के वक्त भी क्लैश होता रहता है। वही फैमिली की एक फिनिक्स का हेड कट हो जाता है, वो भी वही मर जाती है। 2 लोग मर गए। ठीक है, उसी के साथ आगे में बोला गया था 10 क्राउन किंग और एग्जाइल्ड इमॉर्टल गुस्से में आ जाते हैं। दोनों अपनी फुल पावर से काउंटर अटैक करते हैं और एक सेल्फ रिलीज रेलम कल्टिवेटर को सीधे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी वक्त बैटल फील्ड में ट्रू सुप्रीम बीइंग लेवल की प्रीशियस प्रेजेंस भी महसूस होने लगती है। और दूसरी तरफ सी हाउ अभी भी हेवनली ट्रेवल्यूशन के बीच हाउ फेंग के साथ बैटल कर रहा था। लाइटनिंग का समुंदर उसके ऊपर गिर जाता है, फिर भी वो रुक नहीं रहा था। सी हाउ ट्रेवल्यूशन के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ के यंगस्टर्स पर सीधे अटैक करते हुए, मतलब ट्रेवल्यूशन को साथ लेते हुए जा रहा है वो। ठीक है, कि लाइट उनको भी पड़े तो मर जाए, ऐसा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, इंपीरियल पास के लोगों को बचाना है और बैटल को यही खत्म करना है। तभी ऊपर से एक भयानक रोर सुनाई देती है। एक वॉइस घूमती है, एक्सेप्ट द डेथ, और उसी एक पर्सन सुप्रीम बीइंग आर्टिफैक्ट एक्टिवेट करते हुए बैटल फील्ड में उतरता है। उस वेपन का प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के लोगों की सांसें रुक जाती है। किलिंग इंटेंस सीधे स्काई तक फैल जाता है, लेकिन सी हाउ एक पल के लिए भी
नहीं हिचकिचाता, वो हाथ उठाता है और ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर निकालता है। एक ही स्ट्राइक में स्वॉर्ड आगे जाती है और उस सुप्रीम बिंग आर्टिफैक्ट को सीधे साइड में उड़ा देती है। सी हाउ जोर से बोलता है कि किल, और लाइटनिंग से ढका हुआ आगे बढ़ जाता है, मतलब लाइटनिंग उसके साथ साथ चल रही थी, ठीक है। उसकी बॉडी के इर्द गिर्द लाइटनिंग की एक लंबी रिवर बह रही थी। अगले ही पल दूसरी साइड का कई कल्टिवेटर्स वही एक्सप्लोड हो जाते हैं। सी हाउ का अटैक इतना ब्रूटल होता है कि उनकी बॉडीज सीधे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसकी नज़र एक आर्चर पर पड़ती है। सी हाउ अपनी पूरी पावर एक ही अटैक में डाल देता है। वो आर्चर डायरेक्टली सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता और साइड में हट जाता है। आर्चर बो खींचता है और एक डिवाइन एरो रेनबो की तरह निकलता है स्काई को काटता हुआ सी हाउ की तरफ आगे आता है। सी हाउ अपनी फिस्ट आगे करता है, उसकी पंच सीधे उस एरो से टकराती है और स्काई में ही फट जाती है। लाइट और फ्रैगमेंट्स हर तरफ बिखर जाते हैं। सी हाउ समझ जाता है ये कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है, ये सेल्फ रिलीज रेलम का कल्टिवेटर है जिसमें एम्परा क्लैन का ब्लड लाइन भी है, भले ही प्योर ना हो, मतलब वही यार वो सेपरेट ब्लड लाइन थी, यानी कि वो, ठीक है। इसी वजह से वही फैमिली के 4 फिनिक्सेस लैन जियान ये जैसे लोग बुरी तरह इंजर्ड हुए थे और कुछ लोग मर भी गए थे। ये आर्चर सच में बहुत डेंजरस था। ऊपर से फिर एक आवाज़ आती है, वही यंगस्टर जिसके पास सुप्रीम बिंग आर्टिफैक्ट था बोलता है सी हाउ आज बच नहीं जाएगा, सी हाउ आज बचकर नहीं जाएगा, अब मर जाएगा, ठीक है। सी हाउ गुस्से में बोलता है ये तो सीधे डेथ को इनवाइट कर रहा है। वो आर्चर को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन बीच में ये सुप्रीम बिंग आर्टिफैक्ट वाला पर्सन रुकावट बन के खड़ा था। वो यंगस्टर स्काई में बोलता है सुप्रीम बिंग की पावर दिखाओ और आर्टिफैक्ट को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है, मतलब बोलता है कि वही सुप्रीम बिंग की पावर दिखाओ ऐसा करके, और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। इसी पल सी हाउ के बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। लाइटनिंग और किलिंग इंटेंट एक साथ वो स्काई की तरफ जंप करता है, एक साथ भरे हुए स्काई की तरफ जंप करता है। वो पीछे से एक सुप्रीम बिंग खुद बोलता है और अपने डिसेंडेंट को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। वो बोलता है कि अगर सुप्रीम बिंग आर्टिफैक्ट लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन में फंस गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और वही होता है। जैसे ही लाइटनिंग उस आर्टिफैक्ट के पास पहुंचती है, वेपन चमकने लगता है और एक अजीब प्रेशर पैदा हो जाता है, जैसे सुप्रीम बिंग ट्रेवल्यूशन खींच कर आ रही हो, मतलब वही था, ठीक है। यानी उसके अंदर ना सुप्रीम बिंग की वो थी, क्या बोलते हैं उसको, पावर, तो ट्रेवल्यूशन जो है और स्ट्रांग हो गई, ठीक है। उसको लगा कि अब कोई इंटरफेयर कर रहा है तो और ज़्यादा पावरफुल से वो अटैक कर रही है। दूर से एक सुप्रीम बिंग तुरंत आर्टिफैक्ट को वापस बुला लेता है। उसी वक्त ग्रेट दाव चेस बोर्ड पर मेंग तियानजेंग बोलता है। वो कहता है तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, क्या तुम यंगर जनरेशन के बैटल में इंटरफेयर करना चाहते हो? उसके आसपास इमॉर्टल एंशिएंट वॉर बैनर 10 रियलम डायग्राम जैसे इमॉर्टल आर्टिफैक्ट चमकने लगते हैं। ये देखकर दूसरे तरफ का सुप्रीम बिंग चुप हो जाता है। उसका डिसेंडेंट पहले ही पीछे हट रहा होता है, लेकिन सी हाउ उसे पकड़ लेता है। लाइटनिंग के साथ सी हाउ नीचे गिरता है। सेल्फ रिलीज रेलम होने के बावजूद वो यंगस्टर इस अटैक को नहीं रोक पाता। उसकी बॉडी जल जाती है और अगले ही पल एक्सप्लोड हो जाती है। सी हाउ बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। उसका टारगेट फिर से वही आर्चर और बाकी क्रीचर्स होते हैं। अब ये सीधे मैसेकर बन चुका था। दूसरी फाइट के यंगर जनरेशन सब सी हाउ की डोमिनेंस देखते हैं, जो भागने लगते हैं, मतलब देखते हैं तो भागने लगते हैं। एक तरफ टेरिफाइंग लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन और दूसरी तरफ सी हाउ जो अब सिर्फ रिलीज रेलम में एंटर कर चुका था। उस जनरेशन में उसे रोकने वाला अब कोई नहीं बचा था, पॉसिबल ही नहीं था। आर्चर लगातार एरो छोड़ता रहा, हर एरो रेनबो की तरह आगे बढ़ती जाती, स्पेस को तोड़ता हुआ। ग्रेट दाव की पावर से भरा हुआ ग्रेट डेजर्ट खुला होने की वजह से उसके पास छुपने की जगह नहीं थी। सी हाउ धीरे धीरे पास पहुंचता जा रहा था। आर्चर पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका बो का एडवांटेज खत्म हो चुका होता है। वो लास्ट अटेम्प्ट में सी हाउ पर सीधे चार्ज करता है, लेकिन ये उसके लिए डिजास्टर साबित होता है। सी हाउ एक ही पंच में उसके चेस्ट को क्रॉस कर देता है, मतलब सीधे छेद देता है, ठीक है। बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। सेल्फ रिलीज रेलम का कल्टिवेटर या कहे तो आर्चर मर चुका था। हमें दिखाया जाता है दूसरी फाइट के लोग शॉक में आ जाते हैं। सेल्फ रिलीज रेलम का आर्चर जिसे टॉप 10 में गिना जाता था वो मर चुका था। अब सी हाउ को कौन रोक सकता था? वो लाइटनिंग के साथ आगे बढ़ता है और सीधे
हाउ फेंग की तरफ जाता है। इरादा क्लियर होता है, आज फाइट लाइफ एंड डेथ तक चलेगी। लेकिन हेवनली ट्रेवल्यूशन भी उसे पूरा चला रही होती है, मतलब हेवनली ट्रेवल्यूशन भी प्रेशर बना रही थी, ठीक है। उसकी ब्लडी बॉडी ब्लैक हो चुकी होती है पूरी, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। यह सीन देखकर दूसरे साइड का पोस्चर भी रुक जाते हैं। उनके लिए सी हाउ अब एक वॉकिंग डिजास्टर बन चुका था। सी हाउ फेंग का रिट्रीट पाथ ब्लॉक कर देता है। वो उसे आज खत्म करना चाहता था। तब दूर से एक सुप्रीम बीइंग जोर से बोलता है। उसकी आवाज थंडर जैसी होती है, पूरा स्काई कांप जाता है। सुप्रीम बीइंग बोलता है कि अब ये यंगर जनरेशन का बैटल नहीं रहा, विक्ट्री और डिफीट अब सुप्रीम बीइंग्स डिसाइड करेंगे। मेंग तियानजेंग भी बोलता है विड्रॉ करो। इंपीरियल पास के यंगस्टर्स पीछे हट जाते हैं। इस बैटल में उन्होंने सुओ मिंग जैसे एम्परर क्लैन के मेंबर को मारा, लेकिन प्राइस भी हैवी चुकानी पड़ी थी उन्हें। इसी वक्त एक और सुप्रीम बीइंग बोलता है और हाथ उठाकर सी हाउ की हेवनली ट्रेवल्यूशन को दबाने की कोशिश करता है। ये कभी नहीं हुआ था पहले, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था, ठीक है। ट्रेवल्यूशन सच में थोड़ी कम होती है, लेकिन अचानक उस सुप्रीम बीइंग का हाथ चल जाता है। वो तुरंत कनेक्शन तोड़ देता था, वरना वो ही बड़े डिजास्टर में फंस सकता था। वॉइड में एक और डार्क रेड लाइटनिंग पूल अपीयर होता है। देखते ही डर लग जाए ऐसा। एक एम्परर क्लैन सुप्रीम बीइंग ठंडी हंसी हंसता है। वो सी हाउ को देखता है और बोलता है बैटल फील्ड छोड़ दूं। उसी वक्त स्काई से मेटोराइट्स गिरते हैं। आउटर स्पेस से इमॉर्टल वैंग अपीयर होता है, हाथ में एक हेड पकड़े हुए। वो हेड जमीन पर फेंक देता है। इंपीरियल पास के साइड से चीयर्स की आवाजें गूंज जाती हैं। इमॉर्टल वैंग ने एक सुप्रीम बीइंग को मार दिया था, लेकिन एम्परर क्लैन का एक सुप्रीम बीइंग बोलता है अब फाइनल कैलेमिटी आने वाली है। सिर्फ एक सुप्रीम बीइंग बची है जो सब कुछ डिसाइड करेगी। नहीं यार, सिर्फ एक फाइट बची है तो सब कुछ डिसाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो और भी टेरिफाइंग होता है। सुप्रीम बीइंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। फाइनल ब्लडी बैटल शुरू हो चुकी होती है, या कहे तो शुरू होने वाली होते हैं। इंपीरियल पास के लोग कम होते हैं, प्रेशर एक्सट्रीम होता है। और तब इंपीरियल पास के अंदर से एक और सुप्रीम बीइंग निकल कर आता है। इमॉर्टल एकेडमी सेक्रेट एकेडमी के एल्डर्स बैटल फील्ड में अपीयर होते हैं। सबको पता था अब जो होने वाला है वो इंपीरियल पास की सर्वाइवल डिसाइड करेगी। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस हो सके तो वीडियो इधर उधर हो गया तो माफ़ कर देना यार। अब क्या बताऊँ, मैं भी काम से आया हूँ अभी, तब थोड़ा सा समझ जाओ मेरी भी हालत को, ठीक है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।